नाइट्रोजन फैमिली का सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैटिनेशन पावर के बारे में। कैटिनेशन पावर का मतलब होता है कि कोई भी एटम कंटिन्यूअस कितने और एटम से अटैच हो सकता है, जुड़ सकता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का कैटिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कंटिन्यूअसली दूसरे कार्बन से वाया कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बहुत लंबी चेन के अंदर जुड़ सकता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन पावर। ठीक है। अगर हम बात करें जैसे नाइट्रोजन के बॉन्ड की, तो नाइट्रोजन की जो कैटिनेशन पावर है वो है ओनली 2। इसकी एटोमिसिटी क्या होती है नाइट्रोजन की, ओनली 2। ओनली 2 एटोमिसिटी का मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम अपने मॉलिक्यूल में 2 ही एटम रख सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, N2 बनाता है। ठीक है। अगर फॉस्फोरस की बात की जाए तो फॉस्फोरस की जो एटोमिसिटी है वो है P4, मतलब एटोमिसिटी टोटल कितनी होगी इसकी, 4। ठीक है। तो फॉस्फोरस की एटोमिसिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर नाइट्रोजन से ज़्यादा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्वेश्चन है, वाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4, नाइट्रोजन N2 ही क्यों बनाता है। नाइट्रोजन फैमिली के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम मेंबर्स 4 एटोमिसिटी शो करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था नाइट्रोजन की एटोमिसिटी होती है ओनली 2, फॉस्फोरस की 4, आर्सेनिक 4, एंटीमनी 4। बिस्मिथ मेटलिक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये ज़्यादा एटोमिसिटी शो नहीं कर सकता। तो बिस्मिथ की जो एटोमिसिटी होती है वो होती है ओनली 1, क्योंकि ये मेटलिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाकी सभी एलिमेंट्स की तरह नाइट्रोजन भी N4 क्यों नहीं बनाता। तो देखो इसका सीधा सिंपल रीज़न है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कैटिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। मतलब दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है, उस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा कैटिनेशन पावर शो करेगा, उतनी ही ज़्यादा एटोमिसिटी शो करेगा। जैसे अगर हम बात करें कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी कैटिनेशन पावर ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली जुड़ सकता है। ठीक है। अगर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड अगर वीक है तो इसका कैटिनेशन पावर कम होगा, और अगर ये कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कैटिनेशन पावर ज़्यादा होगा। ठीक है। अब हम नाइट्रोजन के बॉन्ड को कंपेयर करते हैं इसी की फैमिली के बाकी अदर एलिमेंट से। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में एंड फॉस्फोरस बॉन्ड के बीच में, तो इन दोनों में से कोवलेंट सिंगल बॉन्ड किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग है, यहाँ पर है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में 2p ओवरलैपिंग। और फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर होगी 3p एंड 3p ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2p इज स्ट्रॉन्गर देन 3p। ठीक है। 2p इज स्ट्रॉन्गर देन 3p। तो इस हिसाब से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था हमारे पास, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अलग कंसेप्ट निकलता है वो ये है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अगर यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ये लोन पेयर एक दूसरे को हाईली रिपल करेंगे। ठीक है। और अगर ये एक दूसरे को हाईली रिपल करेंगे तो इस रिपल्सन फोर्स की वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, और इसी की वजह से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ही यहाँ पर कैटिनेशन पावर कम हो जाती है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए वाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाता, तो इसका सिंपल सीधा रीज़न क्या होगा कि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, इसी वजह से वो ज़्यादा कैटिनेशन पावर शो नहीं कर सकता है। ठीक। तो दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर जो लोन पेयर है वो तो फॉस्फोरस के पास भी होता है, और अगर फॉस्फोरस के पास भी होता है तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगना चाहिए, ये लोन पेयर एक दूसरे को यहाँ भी रिपल करने चाहिए। लेकिन फॉस्फोरस के केस में साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए इसे बिल्कुल सिंपल इतने तरीके से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन के छोटे साइज, ठीक है, इस छोटे साइज के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर, तो छोटे साइज के ऊपर जब लोन पेयर होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिपल्सन यहाँ पर ज़्यादा होगा। अदर केस में अगर फॉस्फोरस की बात की जाए तो यहाँ पर फॉस्फोरस के बीच में साइज बहुत बड़ा होता है एटम का
कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो फॉस्फोरस के केस में अगर लोन पेयर होगा तो बड़े साइज में ये लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बड़े साइज में ये लोन पेयर फैला हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो लगने वाला रिपल्सन फोर्स भी कंपेयर टू नाइट्रोजन फॉस्फोरस के केस में कम होगा। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के केस में रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम। एंड फॉस्फोरस के बीच में यहाँ पर साइज बड़ा होने की वजह से रिपल्सन फोर्स यहाँ पर थोड़ा कम होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ऑक्सीजन और कार्बन का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे नाइट्रोजन के केस का मैंने भी बताया कि नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जब लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो कैटिनेशन पावर भी क्या होगी हमारे पास, कैटिनेशन पावर भी वीक हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकता है, N2। ऐसा ही सेम केस हमारे पास O2 के अंदर भी होगा। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो साइज भी छोटा है और ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर ये जो डबल लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसी वजह से रिपल्सन की वजह से इनके बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, वीक होगा, और वीक बॉन्ड की वजह से ये भी क्या बना सकता है, मैक्सिमम हमारे पास O2 या O3 यहाँ पर ये बना सकता है। ठीक, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के केस में देखो क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें कार्बन 4 वैलेंसी शो करे, तो कार्बन का वैलेंसी जब 4 वैलेंसी शो करता है तो कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1 2p3। देखिए 1s2 2s1 2p3, क्या यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो कार्बन एंड कार्बन के केस में कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है जो इसको रिपल करेगा, और इसके बीच की ओवरलैपिंग भी कौन सी होगी हमारे पास, 2p ओवरलैपिंग होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसी वजह से कार्बन एंड कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और उस स्ट्रांगनेस की वजह से इसकी कैटिनेशन पावर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो डायमंड का जो हमारे पास केस है, डायमंड में बहुत सारे कार्बन एटम एक दूसरे से कंटिन्यू जुड़ते चले जाते हैं, तो उसी की कैटिनेशन पावर हाई की वजह से ये कार्बन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। देखिए इसे हम डिटेल में बात कर लेते हैं, बाकी फैमिलीज़ के लिए भी हम यहीं पर बात कर लेते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक, ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। अब देखिए फैमिलीज़ के लिए, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, इनके हाइड्राइड्स की बात चल रही है। ये हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स। ठीक है, हम बात करते हैं अब ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स की। H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर मॉलिक्यूलर मास कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर कंटिन्यूसली इंक्रीज होने का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। देखिए इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, नॉन मेटल, और नीचे बिस्मिथ क्या होता है, मेटल। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मेटल को बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। पहले अगर मेटल को, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसे पहले हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे, और फिर उसे कहीं जाकर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देकर गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं बॉईल हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत हायर टेम्परेचर की ज़रूरत है। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन तो रूम टेम्परेचर पर ही हमारे पास पहले से ही बॉईल होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है, अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, तो ये तो पहले से ही रूम टेम्परेचर पर हमारे पास बॉईल है।
तो अगर देखा जाए तो हमें यहीं से पता लग जाता है कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम और बिस्मिथ का बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। रीज़न मॉलिक्यूलर मास भी बोला जा सकता है और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर काम करेगा और वो फैक्टर होगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हमारे पास सिर्फ एक है, जब हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ में। अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इसके मॉलिक्यूल थोड़े से पास में आ जाते हैं, और उस मॉलिक्यूल के पास में आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, जैसा हमने देखा टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए था, टॉप टू बॉटम यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था। देखिए NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होकर AS से आगे आ जाएगा। तो हमें नाइट्रोजन को कहाँ शिफ्ट कर देना है, हमें नाइट्रोजन को AS से आगे शिफ्ट कर देना है। तो जो नया ऑर्डर होगा वो नया ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास NH3, NH3 सॉरी, ये नया ऑर्डर होगा हमारे पास PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद NH3, उसके बाद SbH3 एंड देन BiH3। ये सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर है और ये ऑर्डर हमारे पास राइट ऑर्डर है, ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाया मैंने नाइट्रोजन फैमिली के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर, इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली के अंदर क्या होना चाहिए और रियल में इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम देखो यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम आने पर, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में समझाया, टॉप टू बॉटम आने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो उस मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। देखो H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड देन H2PO, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और कंपेयर टू नाइट्रोजन ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जंप लगाकर सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमारे पास ये ऑर्डर होगा, देख लीजिए ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर होगा। H2SE, H2S, देन H2SE, H2TE, H2PO एंड H2O। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल को हीट दी जाएगी तो हीट देने पर वो कितना इजीली वहाँ से ब्रेक हो सकता है। अगर ज़्यादा हीट, उसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट लगती है तो हम बोलेंगे कि थर्मली स्टेबल है, और अगर उसे ब्रेक करने के लिए कम हीट लगती है तो हम बोलेंगे कि थर्मली अनस्टेबल है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की थर्मल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कितनी हीट देने पर वो इजीली वहाँ से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का, इसके बाद बाकी के दोनों तीनों कंसेप्ट इसी कंसेप्ट से आगे क्लियर हो जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ऑन गिविंग थर्मल एनर्जी हीट विच कंपाउंड इज स्टेबल, एज गो डाउन द ग्रुप एटम्स बिकम्स लार्जर। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे एटम का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा तो उनके बीच में अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और जब अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी
तो बॉन्ड क्या होंगे, बॉन्ड वीक होते चले जाएंगे। जैसे अगर हम नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये लगभग सिमिलर साइज के हैं, तो अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग ईजिली हो सकती है। लेकिन अगर BiS3 की बात करें तो Bi का तो साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और हाइड्रोजन का साइज़ छोटा सा रह जाएगा। तो क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग उतने अच्छे से हो पाएगी जितना NH3 में हुई थी? नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से NH3 का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा और BiS3 का बॉन्ड वीक होगा। तो अगर NH3 का बॉन्ड स्ट्रांग है तो NH3 को ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पर हमें ज़्यादा हीट देनी होगी, ठीक है। अगर NH3 को ज़्यादा हीट देनी होगी तो ये थर्मली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। हमें क्या याद रखना है कि टॉप टू बॉटम आने पर जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने पर इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है वो क्या होगी, कम होगी, जिससे बॉन्ड वीक होगा। और जब बॉन्ड वीक होगा तो N बॉन्ड H यहाँ से इजीली ब्रेक नहीं होगा, लेकिन Bi बॉन्ड H यहाँ से इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये थर्मली अनस्टेबल होगा और ये थर्मली स्टेबल होगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के टॉपिक को हम थर्मल स्टेबिलिटी के बेस पर ही इजीली समझ सकते हैं। देखिए जैसे नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है हमारे पास, ये नाइट्रोजन और ये बिस्मिथ। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड बिस्मिथ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है एंड हाइड्रोजन का भी साइज़ छोटा है, तो ये दोनों आपस में इजीली ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होने की वजह से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब टॉप टू बॉटम आने पर नाइट्रोजन फैमिली का जो मेंबर है उसका साइज़ धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ये बिस्मिथ का साइज़ है बड़े साइज़ का और हाइड्रोजन हमारे पास अभी भी छोटा सा है। तो यहाँ पर बड़े साइज़ वाले और छोटे साइज़ वाले एलिमेंट के बीच में ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ बिस्मिथ यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होगी, वीक ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रोजन के साथ में ये जो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग धीरे धीरे वीक होती चली जाती है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है हमारे पास, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो सके। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ दैट कंपाउंड विल बी मोर विच रिलीज हाइड्रोजन इजीली। जो जितना इजीली हाइड्रोजन को अपने में से रिमूव करेगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एंड बिस्मिथ एंड हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एंड बिस्मिथ एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है और ये हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर सकता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रोजन के रिलीज होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू वीक बॉन्ड। सो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। देखिए सिंस डाउन द ग्रुप बॉन्ड बिकम वीक सो बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। तो यहाँ से रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, NH3 से और BiS3 तक रिड्यूसिंग कैरेक्टर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी सेम वही कंसेप्ट है हमारे लिए। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक्चुअल में बेसिक स्ट्रेंथ को दो कंसेप्ट के बेस पर हम, दो पॉइंट के बेस पर हम समझा सकते हैं। पहला देखिए, पहला है हमारे पास जैसे हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो इस बॉन्डिंग के बेस पर भी बेसिक स्ट्रेंथ को इजीली समझाया जा सकता है। बेस का मतलब है जिसमें या तो लोन पेयर को डोनेट किया जा सके या H+ को एक्सेप्ट किया जा सके। या तो लोन पेयर को डोनेट किया जा सके या H+ को एक्सेप्ट किया जा सके, ये बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiS3, ठीक है। तो पहला हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पर ही देख लेते हैं। यहाँ पर NH, यहाँ पर BiH। तो देखो होगा क्या, NH में अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर कर H को रिमूव करवाएं यहाँ से तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि N और H के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और BiH में
यहाँ से अगर H को रिमूव कराया जाए तो रिमूव कराने पर, H को रिमूव कराने पर यहाँ पर ये इजीली रिमूव हो सकता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें से H प्लस ईजीली रिमूव हो जाए वो ज़्यादा एसिड होगा? एसिड की डेफिनेशन भी यही होती है हमारे पास, जिसमें से H प्लस ईजीली रिमूव हो जाएगा वो एसिड होगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर H प्लस का रिमूवल ईजी हो रहा है, इसीलिए टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी इंक्रीज होगी, और एसिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होगी। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पर, अगर हम एन बॉन्ड एच के बारे में देखें तो। सेकेंड कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड कंसेप्ट है हमारे पास लोन पेयर डेंसिटी की वजह से। लोन पेयर डेंसिटी का मतलब क्या है? जैसा मैंने बताया, लुईस बेस की अगर बात की जाए तो लुईस बेस का मतलब है जिसमें लोन पेयर इजीली डोनेट किया जा सके वो अच्छा बेस होगा, जिसमें लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो सकता वो थोड़ा वीक बेस होगा। तो नाइट्रोजन साइज बिल्कुल छोटा और इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, छोटे साइज के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर छोटे साइज के लोन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, हम बात करें बिस्मिथ BiH3, तो BiH3 में अगर हम बात करें तो Bi के साइज के ऊपर, Bi का साइज थोड़ा बड़ा है, इस पर इसी साइज का लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर इसी साइज का लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है तो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम होगी। देखिए, बड़े साइज के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और छोटे साइज के ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी वहाँ ज़्यादा है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ईजीली अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो नाइट्रोजन की बेसिसिटी क्या होगी? ज़्यादा, BiH3 की बेसिसिटी कम। तो टॉप टू बॉटम आने पर बेसिसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास बॉन्ड एंगल। देखिए, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे NH3, ये NH3 एंड BiH3, सबसे टॉप और सबसे बॉटम का एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया है। तो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो देखिए, ये सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल उधर चले जाएंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है तो ये रिपल्सन फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। जब इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा खुल जाएगा। बॉन्ड खुल जाएगा मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। बिस्मिथ के केस में कंपेयर टू नाइट्रोजन बिस्मिथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो बिस्मिथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो जितना नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच पाया उतना बिस्मिथ नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप है रिपल्सन फोर्स के बीच में, यहाँ पर ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स कम लगेगा, और रिपल्सन फोर्स कम लगेगा तो ये जो बॉन्ड यहाँ तक खुल रहा था इसके केस में इतना नहीं होगा। ठीक है, बॉन्ड नहीं खुल पाएगा। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? NH3 का बॉन्ड एंगल BiH3 से ज़्यादा होगा। अब टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यू डिक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा हमारे पास? बॉन्ड एंगल भी कंटिन्यू डिक्रीज होगा। तो एज डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हो सकता है, क्यों होता है, ये हम समझ चुके हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ उतने ही ज़्यादा खिंच के आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे रिपल्सन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा वहाँ पर खुल जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विद ऑक्सीजन के बारे में हम बात करें
तो नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ में, ये हम कंप्लीट नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाता है। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 5, जब 3 और 5 होंगे तो किस किस टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, N2O3 एंड N2O5 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं सभी में, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो याद रखना है कि ऑक्साइड्स का जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उनकी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उनकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो 1 to 5 ऑक्सीडेशन नंबर तक लाई करते हैं। नाइट्रोजन के 5 टाइप के ऑक्साइड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो N2O, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो NO, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो N2O3, ऑक्सीडेशन नंबर अगर 4 है तो N2O4 और NO2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर 5 के लिए N2O5। ये 5 टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर इनके ऑक्सीडेशन नंबर के ऑर्डर में ही होगा। सबसे कम एसिडिक N2O, उसके बाद NO, उसके बाद N2O3, उसके बाद NO2 एंड सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा हमारे पास, N2O5 होगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एसिडिटी ऑर्डर पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।